बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, माइंड ग्रूमर्स का प्रोग्राम रियलिटी टॉक और औरंगजेब सोहरवर्दी एक दफा फिर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत दिलचस्प प्रोग्राम लेके आपके सामने हाजिर। बात होती है कंपनीज की, सोसाइटीज की, टेक्नोलॉजी की, लेकिन ये दुनिया इर्द गिर्द घूमती है इंसानों के, ह्यूमंस के। चाहे वो कंपनीज में काम कर रहे हैं या सोसाइटी में कोई अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हम सारे पहलुओं पे आज बात करेंगे, लेकिन हम स्पेसिफिक रहेंगे ऑर्गेनाइजेशंस पे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग, ह्यूमनाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से हम अपनी कंपनीज में, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में इंसानी जज्बात को, फीलिंग्स को उजागर करके ज्यादा से ज्यादा अच्छा माहौल बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस पैदा कर सकते हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं आज लुबाबा अफजल साहिबा, जो कि बहुत जबरदस्त साइकोलॉजिस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में काम कर चुकी हैं, करती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही हैं वो, और हम उनको बहुत बहुत खुश आमदेद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच लुबाबा फॉर स्पेयरिंग टाइम। Thank you so much for calling me on board, Aurangzeb. Honestly, it's been a great pleasure. And thank you for giving a nice introduction. Definitely, yes, I am a psychologist. I'm being an organizational psychologist to be specific. So, ये बिल्कुल हमारा topic is definitely revolving around the same. And yes, we are going to have a very wonderful chat, and I'm sure all our audience are going to enjoy it today. Thank you again for bringing me on board. ओके, सो बाबा प्रोग्राम का आगाज करते हैं, और मैं आपसे आपका अपना तज्जिया, आपका अपना एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, क्योंकि हर तरफ बहस चल रही है डिजिटल एरा की, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, टेक्नोलॉजी के यूज की। दूसरी तरफ बहुत बड़ा एक ग्रुप है, बहुत बड़ा एक मूवमेंट है जो कि यूरोप और यूएसए में शुरू हुई तकरीबन 10-15 साल पहले, और उन्होंने कहा कि ह्यूमनाइज द ऑर्गेनाइजेशंस। तब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ज्यादा इफेक्टिवली टेक्नोलॉजी को यूज कर सकेंगी। काइंडली आप इस पे अपना तज्जिया, अपना एक्सपीरियंस बताइए। Definitely, it is. I believe it's a very important concept for us because जितना भी हम आगे चले जाएं, हमने आज से शायद बचपन में सोचा होगा कि 2020 में फ्लाइंग कार्स होंगी, ये होगा, वो होगा। जितना भी सब कुछ हो जाए, eventually वो सारी चीजें बनाएगा कौन? It's like the humans are going to do because they have the brains, and the brains are supposed to be utilized to help, ताकि हम आगे भी बढ़ सकें। So आगे बढ़ाने के लिए भी, चाहे अब वो चाहे गाड़ी क्यों ना हो या कुछ भी, अगर if you would have even seen जो cars which are self driven, चलाना तो उसमें तो इंसान को ही बैठना होता है। जितना भी टेक्नोलॉजी हो जाए, but of course it has to revolve around a human. And why I would say it has to be revolve around a human? Because firstly, a human has emotions, they have feeling. एक रोबोट, एक कंप्यूटर, उसके पास वो इमोशंस, वो फीलिंग नहीं है। अगर इमेजिन एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक मशीन चल रही है, so many incidents you may have heard जिसके अंदर हाथ आ जाते हैं, हाथ कट जाता है, और something happens. And अगर वो एक सामने से एक मशीन ना होती है, अगर वहां सामने एक कोई और ह्यूमन होता और किसी का इंजर होने वाला होता, so they would have stopped. They would have stopped कि नहीं, यहाँ पे किसी को शायद हर्ट हो रहा है, so हमें साइरन को हमें दर्द नहीं पहुंचाना या दर्द नहीं पहुंचाना. So I believe it is very important to have that human connection and that human touch. And this concept of organizational psychologist, it is like very important, I believe. Jahe, even it is like human to human, but us even human, we try to end up even working like a machine. Like खासकर I think COVID के बाद work from home के चक्कर में work life balance सब कुछ चला गया है. So अगर it is the humans that are working who are even working as a machine, so eventually they have to also look like a human. वरना तो फिर बस चलते हुए वो एक चलते पड़ता है रोबोट की तरह ही होंगे. सो जो चीज वेस्ट में होती है वो हमारे पास काफी देर से आती है. सो 10 साल के बाद ही सही हमारे पास आई, because it is not the person who is there. It is इंसान हर चीज हो सकता है, but what also differentiates us from animals, it's the emotion that we have, and emotions, they do matter a lot. So to understand the other person, to understand that what is exactly going on, what is required in that scenario, you need to perform
intelligently, and not just intelligently, it would be emotionally intelligent. So yeah, that's why I feel that जितना भी टेक्नोलॉजी हो जाए, अगर आप एक यही हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ही बात कर रहे हैं, कौन चलाएगा, हमें ही चलाना है. It's like a human that is required to even use that technology. So this is one thing I have a very strong point on this. जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया. जी, आपके इस एनालिसिस को बेस बना के मैं बात करना चाहूंगा. मैं भी चूंकि मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूं, मुख्तलिफ कंपनीज में वास्ता पड़ता है एम्प्लॉयज से भी, मैनेजमेंट से भी, और आप तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी करती हैं. अक्सर औकात ये देखने को सुनने को मुझे मिलता है कि देखिए, हमने प्रोसीजर्स बना दिए हैं, उसके तहत कंपनीज में काम हो रहा है. जितना ज्यादा हम कंपैशन को, फीलिंग को इन्वॉल्व करेंगे, एम्प्लॉयज उतना बिगड़ जाएंगे, उतना सर पे चढ़ जाएंगे, हमारा माहौल खराब हो जाएगा, काम नहीं हो सकता. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस एज एन एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट? Okay. It's like it is very common in this part of the world, honestly, Aurangzeb. मतलब हमें यही लगता है कि जैसे how we would, I would say कि even we wouldn't train a dog for that matter. जूते की नोक पे जो हम चलाते हैं, डंडी की, छरी की जोर पे चलाओ. The carrot and stick approach, I'm sure everyone must be knowing about it. So it is not that it is a stick which is always required. अगर हम सारी चीजें SOPs बना लेते हैं, सारी चीजें रूल्स बना लेते हैं, पर रूल्स आप बनाते किसके लिए हैं? आप रोबोट के लिए तो रूल्स नहीं बनाते, आप इंसानों के लिए रूल्स बनाते हैं. And if we don't understand that every human being is different, every human has their own emotions, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं. And I'm not sure if everyone knows about this. It's not just that हर कोई एक personality का होता है. There are 4 types of personalities, and especially those personalities based on an organization, they are very different and they are very vast. इनफैक्ट अब तो ये कॉन्सेप्ट भी वेस्ट के अंदर बहुत चल रहा है कि पर्सनालिटी से पर्सनालिटी मैच करके आप मैनेजर और सबऑर्डिनेट को रखें. बिकॉज अगर पर्सनालिटी मैच नहीं हुई है, देन क्लैशेस आएंगे, काम नहीं होगा, छोड़ के चले जाएंगे, मैनेजर सामने से हमेशा कुछ ना कुछ डांटते रहेंगे या बोलते रहेंगे. So when this aspect is so important, then I believe the other aspect which you were talking about is like even more of more importance, because we need to make sure that जो भी हमने rules बनाए हैं, हम वो लोगों के लिए रखें. जैसा ये ठीक है, हमारे कुछ होता है, लोगों को फायदा उठाने का शौक है. So we make a few rules, and then if there are any issues that we see that the employee is facing, we can definitely bend the rules for them, because at the end of the day, they're working for us. If they are not there in that organization, who's going to work, who's going to bring in the money, who's going to do be productive enough to bring in something in return. So it is highly important that अगर आपने rules बना लिए हैं, बनाएं ऐसे जो आप शायद किसी को कुछ leverage भी दे सकें. Because imagine you being in that person's position. सेठ तो बहुत अच्छे तरीके से कह देता है कि ये तो है और इसी के ऊपर हम चलेंगे. जब उनको खुदा ना खास्ता कोई चीज होती है, तो फिर तो रूल्स बेंड करने के लिए हर जगह भाग रहे होते हैं कि अब ये करवा दो, वो दे दो. सो या, वी नीड टू लर्न टू बी supportive enough, and if we be supportive, you are just going to thrive. You're like, you will feel that people are respecting you. You will see that there is empathy. Yes, that is like the most important, that you have to empathize. You really have to empathize with people around you. अच्छा, इसमें आपने बहुत अच्छा एनालिसिस करके एक नुक्ते पे आप आ गई कि जब तक हम एम्पैथी नहीं सीखेंगे, बात नहीं बनेगी. बहुत सारे लोग ये वर्ड बोलते हैं, बहुत स्टाइलिश अंदाज में बोलते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली डिस्प्ले कैसे करना है, इसकी आप थोड़ी सी हमें गाइडलाइन दीजिए, ताकि जो भी मैनेजर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव सुन रहे हैं, वो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करने की भी कोशिश करें और एम्प्लॉयज के साथ किस तरह कनेक्ट करें वो थ्रू एम्पैथी. Sure. अच्छा, सबसे पहली चीज जो समझने की होती है, empathy and sympathy.
people interchangeably use these words. We really have to understand the difference between the two. कि empathy होती क्या है और sympathy क्या होती है. So empathy, if I would talk about, is understanding and like sharing the feeling of others. So it is more like कि अगर आप सोचें कि अगर like जी let's say किसी का accident हुआ है तो अगर आप वहां पे होते तो क्या होता. Like that is empathy, that you know you show that अच्छा sorry आपके साथ कोई चीज इस तरीके की हुई है and this is how you know we can come around it and we can mitigate this factor accordingly. But sympathy on the other hand is not that, and that's what managers end up doing. They sympathize. Oh हमारे साथ मसला हो गया, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा. That you know that's like ठीक है, आप कोई बात नहीं तो पुचकार तो आप शायद अपनी बिल्ली को भी देते कि हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा. But that is a human on the other hand. You really have to empathize with them. You have to show them that yes, you care for them. And when you care for them, so it's not just कि आप उनको पुचकार दें कि बेटा ठीक हो जाएगा सब, आप उनको बाकी में बताएं that yes, how you care for them. If they are going through some personal problem, let's say, so आप उनको सिर्फ day off ना दें, you follow up with them, you ask them if there are any problems, you take the workload off them कि अच्छा ठीक है आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, you know आप थोड़ा सा अपना काम कम कर दें या कोई और आपका वर्कलोड शेयर कर देगा. You can go on paid leaves for that matter or something. But empathizing is really important. हमारे कुछ मैनेजर्स को लगता है कि अगर हमने एम्पैथाइज कर लिया तो हमने उसको ढील दे दी और वो सामने जी से जो है ना वो लाइक मौके का फायदा उठाना शुरू हो जाएंगे और फिर वो ऐसे मौके तो बार बार आते रहेंगे. अगर हम बोल देंगे अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बीमार है, अच्छा कोई बात नहीं, इसका इंतकाल हो गया तो आप छुट्टी ले ले, हर आए दिन फिर इंतकाल पे इंतकाल होते रहते हैं, अल्लाह माफ करे. सो या वी नीड टू understand, we need to show support in a way that we know that इसमें कंपनी का भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, but on the other hand we are taking care of the employee, we are actually taking care of the employee. And उसके लिए like most of the companies they even have like medical packages होते हैं या paid leaves होती हैं, or there are like is educational support program, and there's so many things that you can let the employee know so that see you can utilize these things that are out there. दैट्स ग्रेट. अब देखिए आपने बहुत सारी मिसालें दे के प्रैक्टिकल सिचुएशन को भी आपने एक्सप्लेन कर दिया. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चूंकि सारे का सारा फोकस और बेस एम्प्लॉयज हैं, लिहाजा वहां पे एम्प्लॉयज की नफ्सियात को समझना बहुत जरूरी है. लेकिन हमें पाकिस्तान की अगर बात करें तो कोई एक आध खुशकिस्मत ऑर्गेनाइजेशन नजर आती है जिन्होंने अपने एचआर डिपार्टमेंट में प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट को हायर किया हुआ है. अदरवाइज टोटल ऑपरेशनल एक्टिविटीज चल रही हैं, टोटल प्रोसीजरल काम चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन चल रही है. दैट्स व्हाई एम्प्लॉयज के साथ एम्पैथी का और ह्यूमनाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे तस्वर नहीं. तो एज ए साइकोलॉजिस्ट आप बेशक अपनी प्रमोशन मत कीजिए, अपने जैसे साइकोलॉजिस्ट को जॉब दिलवाने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन एक रियलिस्टिक ओपिनियन आप अपनी दीजिए कि किस तरीके से आप लोग एचआर डिपार्टमेंट की हेल्प कर सकते हैं इस सिलसिले में पॉलिसीज बनाने में. This, I believe, it's a very important question. Thank you so much, Aurangzeb, for asking, because this is highly, highly required, especially in this part of the world. जैसे मैंने आई थिंक स्टार्ट में भी कहा कि हम चीजें वैसे लेते हैं पर काफी देर में हमारे पास आती हैं, शायद बाय सी आ रही होती है या बाय चल के आ रही होती है, तो बहुत देर से हमारे पास पहुंचती हैं, पर शुक्र है पहुंच जाती है. So yes, as you said that some organizations, they do have organizational psychologists. They're like we could handpick those organizations. There are very few of them. अल्लाह माफ करे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में तो एचआर डिपार्टमेंट भी नहीं है, सो एटलीस्ट उनको शायद पहले एचआर डिपार्टमेंट बनाना होगा और फिर उसके बाद साइकोलॉजिस्ट को लाना होगा. बट लोग बोलते हैं कि क्या फायदा है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, लाइक व्हाट्स द यूज ऑफ देम, लाइक एचआर वाले भी तो वो काम करते हैं. So there is a very fine line between an organizational psychologist and an HR expert.
HR expert, I would say कि वो सारी चीजें would be based on the policies, procedures, companies की जितनी भी सारी चीजें हैं, SOPs, ये सारी चीजें हैं, like operations हो गया, recruiting हो गया, वो सारी चीजों में. पर इन सब चीजों में wherever there is something which will include personality, which will include behavior, वहां पे फिर हम आ जाते हैं. अब वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक एस्पेक्ट में हो. I would tell you that you can humanize, you can put in the human or the psychology element in all factors. आप वो किस तरीके से डाल सकते हैं? लेट्स से अगर हम लोग रिक्रूटमेंट की बात कर लें, तो रिक्रूटमेंट में तो हर किसी को लगता है कि नहीं, हम तो टेक्निकल देखते हैं और टेक्निकल के जोर पे ही ले लेते हैं, अगर ये आता है इनको सारी चीजें, हमने जो भी एक्सपर्टीज लिखी हुई है हायर कर लेते हैं. एंड देन हायर हो जाता है बंदा, पर एम्प्लॉय आ जाता है एंड देन सर पकड़ के बैठे होते हैं कि अब इसको फायर हम कैसे करें, क्योंकि ये तो हमारी कल्चर से ही मैच नहीं कर रहा. अरे जनाब, जब आपको कल्चर से मैच करना था तो आपको हायरिंग के वक्त वो देखनी चाहिए. एंड लाइक दैट इज इम्पोर्टेंट टू, दैट इज वेयर एक्चुअली आई वुड से कि दैट वी कम इन. अगर आपने कल्चर से मैच करना है, अगर आपने बिहेवियर जज करना है, सो देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, शायद जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट नहीं रखे हुए, बट एटलीस्ट उनको थोड़ा सा अंदाजा है इन चीज का, दैट बिहेवियर, पर्सनालिटी, दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे. सो देयर आर अच्छा, मेनी. यहाँ पे अगर आप मुझे इजाजत दें ये बात पूछने की, क्योंकि आप बात को और गुफ्तगू को बड़ी सेंसिटिव स्टेज पे लेके आ गई हैं. लेट्स सी इफ यू आर गिवन एन असाइनमेंट कि जनाब ये बहुत बड़ी एक कंपनी है और हम आपको हायर कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ह्यूमनाइजिंग दी ऑर्गेनाइजेशन करना है, इंसानियत को जिंदा करना है, तो प्लीज मेक ए पॉलिसी फॉर अस. तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप रखेंगी उस पॉलिसी में जो कि सारे के सारे एलिमेंट्स को कवर करे? Okay, so firstly there are many, as I said, there are बहुत सारी चीजें उसके अंदर देखी जा सकती हैं. जैसे मैंने हायरिंग के लिए कहा, तो उसके अंदर you make sure कि ये पॉलिसी हो कि जो भी आ रहा है उसमें सिर्फ एक रोबोट नहीं है या सिर्फ ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है जो उनको चेक कर रहे हैं. There is an actual person out there who is looking out for their personality and who is understanding how the person is. जब इससे आगे बढ़ते हैं, फिर हम आ जाते हैं अगर in the performance appraisal. So उसके अंदर भी it turns out कि बस लोग fill कर देते हैं that okay ये है, या online systems use कर रहे होते हैं projects based में specially, कि project start हुआ, project end हुआ, ये लोग ने अपनी सारी चीजें डाली, अच्छा time पे project end हुआ, time पे project start हुआ, that means this person is doing good, चले जाइए भैया, आप आगे प्रमोशन के लिए जा सकते हैं. But where is the human element over there? Whatever the technology is, definitely वो करप्ट हो सकती है, खराब हो सकती है, या अगर किसी ने ओवर अचीव कर लिया, तो कैसे आपने ओवर अचीव कर लिया, किसी ने अंडर अचीव किया, तो क्यों आपने अंडर अचीव किया. तो वहां पे अगेन परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए देयर इज अ ह्यूमन एलिमेंट दैट इज रिक्वायर्ड ओवर देयर. एंड फिर अगर फिर से बात हो जाती है ट्रेनिंग की, देर आर मैनी, अब खासकर कोविड के अंदर लोग आ गए हैं, प्री रिकॉर्डेड ई लर्निंग टूल्स आ गए हैं. आप प्री रिकॉर्डेड ई लर्निंग आप दे तो देते हैं, बट वहां पे अगेन इफ देयर इज एनी क्वेश्चन दैट द पर्सन हैज, द कैंडिडेट इज हैविंग, द पार्टिसिपेंट इज हैविंग, या वो पता चला पार्टिसिपेंट जो आपका देख रहा है वो उसके हिसाब से है ही नहीं, कंपनी ने तो खरीद लिया, वो अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस का मिल रहा है, खरीद लो, कंपनी ने तो खरीद लिया, पर वो उसके पर्टिकुलर डोमेन से मैच ही नहीं कर रहा. तो दैट इज व्हाई इट इज as much as technology is required, आप Zoom पे करवा लें, आप कहीं और से करवा लें, जरूरी थोड़ी कि प्री रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स करवाएं. तो over there these matters are really important to look into कि ये सारी जगहों पे at least there is a human touch. So if there is a human touch to it and we all have brains, we will think accordingly, we will act accordingly, until unless हम खुद रोबोट बन चुके हो. तो that's different. मेरा ख्याल है आपकी ये बातें सुनने के बाद आप बहुत सारे चीफ एग्जीक्यूटिव्स और कंपनी मालिकान जो हैं वो अखबार में इश्तिहार देना शुरू कर देंगे कि हमें भी लाजमी एक साइकोलॉजिस्ट चाहिए. अल्लाह करे ऐसा हो जाए. इस बात के बाद
जी। अच्छा लुबाबा, अब देखिए हम बहुत तकरीबन प्रोग्राम के मिड में आ गए हैं और हमने बहुत चीजें डिस्कस कर ली हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट से मेरी बात होती है, मैं भी जैसे आपको बताया खुद भी जब कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी के लिए जाता हूं उस वक्त भी ये बात सामने आती है। आज आपकी बातों से भी ये अंदाजा हुआ कि जो कुछ भी आपने टेक्नोलॉजी लानी है, ह्यूमनाइजिंग दी ऑर्गेनाइजेशन करना है, कुछ भी करना है, उसकी जो बैकबोन है, जो बहुत ज्यादा आपको फैसिलिटेट कर सकता है, वो है कल्चर। आप काइंडली अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपकी अपनी जो एक्सपर्टीज है उसमें कल्चर की कितनी अहमियत है ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। लोग समझते हैं कि अच्छा हम इतने टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, क्या जरूरत है, सही तो चल रहा है, लोग काम तो कर रहे हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि अगर कोई काम कर रहा है तो आधे लोग शायद मजबूरी में काम कर रहे हैं, या वो भी वहां रहते रहते वो जैसे खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ते हैं, वो भी वैसे ही हो गए। सो यू रियली नीड टू like put something which is transparent out there. कल्चर बनता किससे है? कल्चर बनता है आपके वैल्यूज से, और आपकी वैल्यूज, द कोर वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, these are derived from your mission and your vision statements. So firstly, if a person thinks, if an organization thinks that we need to transform our culture, ओ बैठे बैठे आपका कल्चर बिल्कुल नहीं बदलने वाला, एक दिन में तो हरगिज नहीं बदलने वाला, शायद 6 महीने 8 महीने लगेंगे आपको कल्चर बदलने के लिए, क्योंकि कल्चर बना कौन रहा है? अगेन इंसान बना रहे हैं। और इट्स नॉट लाइक इजी दैट हमने ये छड़ी घुमा दी और सब हर कोई बदल गया। बदलने में हर किसी को टाइम लगता है, एंड स्पेशली अडेप्टिंग अ चेंज जो उनको बोले कि अच्छा अब आप इस तरीके से काम कर रहे थे पर अब हमारे नए कल्चर में है कि आप टास्क बेस्ड है, आपको शायद घंटे अपने देने ही नहीं है, आप अपनी मर्जी से काम करें, तो वो तो यही हो जाएंगे कि नहीं भाई अब तुम्हारी 9 से 5 की जॉब भी गई। सो या इट टेक्स टाइम टू इवॉल्व. So firstly, every organization, when they plan to transform a culture, they need to see that their core values are intact. They need to see that their core values are being मतलब employees उनके वो core values live कर रहे हैं। अगर आपकी वैल्यूज हैं तो वो लिव कर रहे हैं। वो आती कहाँ से? जाहिर है आपकी मिशन और विजन स्टेटमेंट से ही। दैट शोज दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग अ विजन दैट अच्छा हमें यहाँ जाना है, हमें यहाँ आगे बढ़ना है। सो यस, सेइंग दैट अब आ जाती है बात कल्चर की। तो अब जब आप कल्चर बनाना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्टली यू कैन नॉट जस्ट से के बुलडोजर चला दिया, ये है कल्चर, कल से ये कल्चर चलेगा। नो, यू नीड टू आस्क योर पीपल, यू नीड टू फर्स्ट रादर कंडक्ट अ सर्वे। इवन व्हेन आई डिड जब हम लोग लॉन्च कर रहे थे तो कल्चर चेंज के प्लान, सो वी डिड अ कल्चर सर्वे। देयर इज अ वेरी इंटरनेशनल टूल, गुड टूल ऑनलाइन व्हिच एवरीवन कैन लुक। सो वहां पे वो लोग कल्चर सर्वे यूज करते हुए दे कैन नो कि वेयर आर वी करंटली। हमें कभी कभार लगता है कि हमारा कल्चर वैसा नहीं है, हमें वो चाहिए, बट to even our surprise, अक्सर जब when I'm telling people that this is your culture, they're like, है सच्ची में this is our culture, हमारे एम्प्लॉइज ये सोचते हैं हम ऐसे हैं। मतलब उनको खुद नहीं पता होता ऊपर मैनेजमेंट के कि नीचे एम्प्लॉइज का के हिसाब से कल्चर क्या है, उनके जहन में तो कुछ और ही खिचड़ी चल रही होती है। सो yes, first have a culture survey, understand that where you want to be, and if you see that you're lying in that same quadrant, perfect, kudos to you, you're doing a wonderful job. If you're not lying in that quadrant, you have followed all the company values, ने आपने बहुत अच्छी कर दी, सब कुछ अच्छा कर दिया, that means you need to make a twist, you need to make a diversion, you need to make a turn. और वो टर्न बनाते वक्त कीप योर एम्प्लॉइज इन लूप, प्लीज प्लीज, दैट्स लाइक हाथ जोड़ सकती हूँ मैं कि प्लीज कीप योर एम्प्लॉइज इन लूप। बिकॉज आप ये तो नहीं बोल सकते कि एक प्रोग्रामिंग तो नहीं है जैसे जूम का अपडेट आ गया कि भाई ये नया अपडेट है, हर किसी को जरूरत है कि ये नया अपडेट इंस्टॉल करे वरना उसके बगैर नहीं चलने वाला। या कोई भी, इवन हमारे पास मोबाइल में भी कितनी सारी चीजें होती हैं, हमारा ऐप स्टोर अपडेट हो रहा होता है, सारी चीजें। सो एम्प्लॉयज आपका, आप उनके अंदर अपडेट नहीं डाल सकते हैं कि उनके अंदर अपडेट डाल दें तो ये अपग्रेड हो जाएंगे। You have to ask them, you have to speak to them, talk to them. Communication is a key. And until unless you don't communicate with them, you wouldn't understand that what are the problems.
and once you get to know दैट्स the ग्रेट, concepts, दैट्स ग्रेट। work on them. जी, बहुत ये भी आपने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक्सप्लेन किया। देखिए, आपका भी यही एक्सपीरियंस मुझे नजर आ रहा है और मेरा भी मानना यही है कि बहुत सारी चीजें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हमने अपनी कुछ कोताही और कुछ नेगेटिव इंटेंशंस की वजह से उनको बहुत कॉम्प्लिकेट हम कर देते हैं। जिस तरीके से बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पे ये कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो उनके नजदीक कम्युनिकेशन सिर्फ नोटिस बोर्ड के ऊपर इश्तिहार चिपका देना है, लेटर इशू कर देना है, एक्सप्लेनेशन लेटर दे देना है, ये उनके लिए कम्युनिकेशन है। तो अब चूंकि हम प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, काइंडली आप ये भी हमें बताती जाइए कि कम्युनिकेशन के वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कल्चर को बिल्ड करने में, एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने में बहुत काम आ सकते हैं। ओके, डेफिनेटली। जैसे आपने कहा कि जो सिर्फ एक नोटिस बोर्ड पे लगाना, सो दैट इज जस्ट रिटन कम्युनिकेशन, so that is not enough. You need to have verbal communication there, and more than verbal communication there is like non-verbal communication. हम बोल तो देते हैं कि अच्छा कर लेना कल भी छुट्टी, बोल तो मैंने दिया कि कर लेना कल भी छुट्टी, पर जिस तरीके से मैंने बोला, मैं मेरा एम्प्लॉय शायद करेगा ना करेगा डेफिनेटली छुट्टी, पर अगर कर भी लेगा तो वो यही सोच रहा होगा कि मैंने क्यों आज छुट्टी की, उसका इतना बिगड़ा हुआ चेहरा मुझे देखना पड़ा। So communication, when I mean communication, so it's just के इसके अंदर communication के अंदर hearing भी आ जाता है। You hearing and listening, also there is a difference. आपके बस कान पे आवाज पड़ रही है कि आप वाकई में कोई आप समझ रहे हैं। अगर कोई आपसे बात कर रहा है, just imagine I'm talking to you and suddenly I pick up my phone, I was like अच्छा और बोलिए, अच्छा ये मसला है, अच्छा हाँ हो जाएगा। So it's not going to work. I need to give my focus. I need to give my attention to you. You need to feel respected. And if I don't give you respect, kal utھ ke even I'm not going to get respect. And if I'm respecting you, that means I'm acknowledging who you are. अगर आप ये सारी चीजें feel करेंगे, then you are going to understand that okay, कोई मेरी बात जानने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, जब वो मुझे इतनी इज्जत दे रहा है तो अच्छा हम उनकी बात सुन भी लेते हैं। So over here, it like communication is not just that के it is that you just say it, बस हमने बोल दिया तो खत्म. It's not a one side. It's communication is always two side. So now to transform an organization, now to transform the culture, you need to make sure that you're having a two-way communication. अब कुछ कुछ तो होता है कि थ्री वे भी होता है, थ्री वे के अंदर भी आप चीजें कर सकते हैं, but at least have a two-way communication. That notice board which you said, that is just one-way communication. That is definitely not going to help at all. So yeah. जी, now we move on to the policy aspects of that. पहले भी आपने जिक्र किया कि एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो किस तरीके से हेल्प कर सकता है कंपनीज की। अब दूसरी तरफ अगर हम नेगेटिव चीजों का अगर अंदाजा करें तो जिन कंपनीज में टोटल प्रोसीजर्स चल रहे हैं, ऑर्डर्स चल रहे हैं, डिसिप्लिन के नाम पे सजाएं चल रही हैं और ह्यूमन एलिमेंट, एम्पैथी का और ये बाकी चीजें नहीं है, वो अपनी जगह नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एक नॉर्मल कल्चर डेवलप हो गया है और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करने का। एज ए ह्यूमन भी आप काइंडली गाइड कीजिए हमें, और एज ए साइकोलॉजिस्ट भी, कि किसी भी इंसान की, चाहे वो एम्प्लॉय है लोएस्ट लेवल का या हाईएस्ट लेवल का, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन हाई परफॉर्मेंस या लो परफॉर्मेंस। डेफिनेटली सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एम्प्लॉय को छोड़ दें, अगर आप घर में अपने माँ बाप से, आप अपने बच्चों से आप किस तरीके से बात करते हैं। इमेजिन यू टॉकिंग टू योर किड, शायद जो मेरे लिसनर्स हैं शायद दे आर वर्किंग और दे आर नॉट वर्किंग, if they have kids around, just आप उनसे प्यार से कोई चीज बोल के देखें तो आप फिर देखें कि उनकी हाई परफॉर्मेंस हाउ दे आर गोइंग टू बिकम अ होपो। बट इफ आप उनको बदतमीजी से बोले, डांट के बोले कि कर रहे हो ये काम, नहीं कर रहे हो, कभी नहीं करने वाले वो, कभी भी नहीं करने वाले। एंड द बेस्ट पार्ट दैट यू आर नॉट इवन पेइंग देम। So now imagine if the same is happening in your organization, if you feel that नहीं, हमें ये जो हमारे हाई परफॉर्मर्स हैं हम इनको वाकई में we need to
help them flourish, we need to help them grow. तो you need to take actions accordingly. आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि ये लिस्ट है, आप ये चला लें, आप ये काम कर लें, there you are done. यू नीड टू, अगेन वही बात आ जाती है, अगर आप पॉलिसीज भी बना रहे हैं तो आप एक इंसानियत के नाम से पॉलिसीज बनाएं. हमारा जो ये सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है ये पूरा जाता जा रहा है. हमें लगता है कि हम जब तक डांटे नहीं, एंड worse than that, managers start abusing, and abuse bhi, it's like normal now. It's normal in many companies, and it hurts me to see that. How can you make such a thing so normal? And when you abuse someone, so यही बात के इंसानों को भी छोड़ दें. औरंगजेब साहब, आप अगर हमने शायद बचपन में भी सुना होगा या अभी भी कि talk to plants, they can hear us. There are so many various studies that have been done जिसमें एक प्लांट से हर रोज बात की जाती है, एंड उनको उतनी ही एडवोकेट सनलाइट और उतना ही पानी मिल रहा है, एंड सी हाउ दे ग्रो. और एक प्लांट को बातें कर रहे हैं पर उनको जाके बुरा भला कह रहे हैं, उनको सारी चीजें कह रहे हैं, द प्लांट डजंट ग्रो. वो तो एक लाइक इट्स अ लिविंग थिंग बट इट डजंट कन्वर्स टू यू. Now imagine a human who can converse. अब उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जब तोड़ देंगे, उनकी सेल्फ एस्टीम टूट जाती है, वो लोग अपने आप को डाउट करना शुरू हो जाते हैं, उनकी सेल्फ डाउट इंक्रीज हो जाता है, उनको ये लगता है कि मुझे इसने इतना बुरा भला कहा, क्या वाकई में ये हूं मैं? एंड देन दे इनहेरिट दोज थिंग्स एंड दे फील हाँ मैं वाकई में ही हूँ. अगर एक माँ अपने बच्चे को बदतमीज कह रही है तो वो बच्चा बोलता है अच्छा अब तो मैं बदतमीज बन के ही दिखाऊंगा आपको. सो इवन द एम्प्लॉय सेज द सेम कि अगर आप मुझे कह रहे हैं कि आप मुझे कि तुम्हें तो कुछ नहीं आता, अब तो मैं इनको इतनी चीजें कर रहा हूँ, मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, अब तो मैं वाकई में कुछ नहीं करके बताऊंगा. सो इट्स जस्ट दैट कि जिस हाथ से आप थप्पड़ दूसरे को मार रहे हैं, लग दूसरे को डेफिनेटली रही है, पर इन शॉर्ट वो आपको भी लग रही है. सो या जी, मैं अब बिल्कुल खो सा गया हूं उस पूरे सिनेरियो में जो आपने एक्सप्लेन किया. आपने पॉलिसी का जिक्र किया, आपने चीफ एग्जीक्यूटिव के विजन का ये जिक्र किया, उसके बाद आपने बहुत सारे प्रिंसिपल्स बता दिए ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमनाइज करने के. अब टाइम आता है कि जिन्होंने इसको इंप्लीमेंट करना है, और वो है लाइन मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स. काइंडली उनके लिए कुछ सजेस्ट कीजिए कि किस तरह की मेंटरिंग, किस तरह की ट्रेनिंग अरेंज की जाए उनके लिए, ताकि वो इन ह्यूमन एस्पेक्ट्स को ग्रास रूट लेवल तक इंप्लीमेंट कर सके. वो डेफिनेटली यस. आई वुड से कि जो जैसे सुपरवाइजर्स, आई ऑलवेज कॉल देम, या जो मैनेजर्स होते हैं, आई कॉल देम द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज जो टॉप पे होते हैं, जो स्कल होता है, सारे सी लेवल्स सब बैठे हुए हैं, बट व्हाट इज इट दैट इज जो आपके हैंड्स एंड योर लिम्स, दोज आर योर एम्प्लॉइज. पर उन सबको चला कौन रहा है? इट्स द बैकबोन जिससे सारी नर्व्स जा रही है. बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहा है साइंस वाला, बट यस इट इज वेरी, आई वुड से दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर बैकबोन सिक्योर एंड योर बैकबोन सेफ. अगर आपने कितने सारे ये भी सुने होंगे किस्से जिसमें बैक हर्ट होती है तो वो बेड पे ही रहते हैं फॉर मंथ्स एंड मंथ्स. So this exactly happens with an organization, and I cannot emphasize on the fact that when you are hiring a manager, please उनकी technical aspect में they would be the amazing of all, the most amazing of all. आपको market से अच्छा बंदा कोई नहीं मिलेगा उनसे, but their personality matters. They have to be like unki personality, it has to be capable of being a manager material. Manager हर उठ के, everyone is not a manager material, sorry to say, but you have to develop yourself. The very first thing that a manager should have is emotional intelligence. ये चीज इनके अंदर बहुत जरूरी है कि आप उन लोग के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग, जैसे आपने कहा, तो दैट इज रिक्वायर्ड. और वो 1 घंटे की ट्रेनिंग काफी नहीं होती, या वो 1 दिन की ट्रेनिंग काफी नहीं होती. मैं और आप अगर सिर्फ एक दिन मैं आपको बोल दूं कि ये कर लीजिएगा, या नॉट यू, अगर मैं किसी को भी बोल दूं कि ये काम करना है, अगर मैं पलट के उनसे पूछूं नहीं, अगर मैं उनसे वापस फॉलो अप नहीं लूं, तो या मैं उनको वो चीज एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं दूं, तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू ग्रो ऑन दिस.
मतलब लोग बोलते हैं कि अच्छा बस हम 2 दिन की ट्रेनिंग कर देंगे काफ़ी हो जाएगा, 1 दिन की ट्रेनिंग कर देंगे काफ़ी हो जाएगा। इट इज़ अ थिंग व्हिच हैज़ टू बी कंसिस्टेंट। जब तक वो चीज़ कंसिस्टेंट नहीं होगी, तो द ड्यूरेशन ओवर हियर मैटर्स। आप भले अगर 1-2 घंटे की ट्रेनिंग करें बट उनके आप लैप्स बनाएँ। आप उनकी मेक इट एज़ सच कि हर 1 महीने बाद उनका सेशन हो रहा हो ताकि उनको वो चीज़ रिपीट हो और वो जहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, द ट्रेनर कैन हेल्प देम। और वहां से बात आ जाती है अबाउट कोचिंग एंड मेंटोरिंग। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू। अगेन कोचिंग एंड मेंटोरिंग हमारे उसमें इंटरचेंजेबली यूज हो रहा होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कोच एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मेंटोर। सो ये इसकी ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो डिफरेंशिएट की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट क्या है आप समझे कि कोचिंग क्या है और मेंटोरिंग क्या है। एक दफा बिल्कुल बस बिल्कुल। बता के एक दफा बता दिया कि हाँ बेटा आपने ये काम करना है, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे एंड दिस इज लाइक हाँ एंड देन यू नो यू आप अपने बॉस को बता रहे हैं कि हाँ हाँ मैंने तो उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से गाइड कर दिया है। अरे जनाब जब आपने गाइड उसको कर दिया है पर एक दफा गाइड करना नहीं होता, आपको वापस उससे पूछना है, उसको फॉलो अप्स देने हैं, आपको उसको गोल सेट करने हैं ताकि वो कर सके। मतलब बताने के लिए तो एक दफा मैं भी जाके उसको बता दूं एम्प्लॉय को क्या जा रहा है, पर उसका मैनेजर और मुझ में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहेगा। सो these two things I feel is very important to help the managers understand that human element. So this is like this I feel that these two trainings are definitely very important। और वो training उस वक्त होंगी जब आप एक personality check करके ही आप किसी manager को लें। Yeah. That's great. Lubaba, after such a wonderful discussion, now I would like you to ask your concluding remarks about injecting values, feelings, and emotions in the organization. Your concluding remarks. वेल आई वुड से कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट आपके पास ना हो तो बहुत अच्छी बात है। ना हो आप नहीं रख सकते फॉर वट एवर रीजन। आप प्लीज 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 understand that whoever rather you're dealing with is a human. That other person has emotions, that other person has feelings. Understand those emotions, try to understand those feelings, and trust me, there is a whole world out there. आपको ये लगेगा कि अगर हमने इससे 2-4 बात कर ली तो ये फ्री हो जाएगा। अगर फ्री हो जाएगा तो आप सोचें कि वो कितना और अच्छे तरीके से आपको काम करके देगा if that person is right there. So um, this I would feel that is very important। at least the C people need to have emotional intelligence की training शायद उनकी भी होनी चाहिए, that they understand that how much it is required to understand the other person। and अगर मुझे किसी का अच्छा फैक्टर पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाए ओके दिस पर्सन एक्सेल्स एंड ही नोज हाउ टू वर्क दिस, तो इमेजिन मैं उसकी चीजें, इसके स्किल सेट, उसके सारी चीजें जान के ही मैं इसको वो काम दूं तो वो तो कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। वो सिर्फ एक नहीं ऐसे 50 हो जाए और मैं 50 को वही काम दूं विच दे लव एंड दे लाइक टू डू, तो the company is going to go beyond, way beyond। So yeah, this is what I would say, that please understand your employees। Can you hear me? Are we there? जी, थैंक यू वेरी मच लुबाबा। तो जी ओके व्यूअर्स, दिस वाज लुबाबा अफजल, और बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत इफेक्टिव तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ऑर्गेनाइजेशन दीवारों का नाम नहीं है, मशीनों का नाम नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन नाम है इंसानों का, जिनके जज्बात होते हैं, जिनकी फीलिंग्स होती हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस एम्पैथी से काम करती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के बेस पे काम करती हैं, अपने एम्प्लॉयज को वैल्यू करती हैं, वो कंपनियां आउट परफॉर्म करती हैं अपने अपने सेक्टर में। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छी डिस्कशन। इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए रुबाबा का कि वो आई और उन्होंने अपनी माहिराना राय दी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you so much।